गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि उस बियर्डेड मैन ने जो है किंग को ये कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो इसके जवाब में किंग ने कहा था कि मैं तो आपको जानता ही नहीं, तो आप किस बात की मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सोर रिवेंज ऑन यू because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. Forgive me. So students, जो हमने अभी भी पढ़ा तो उसको हम लोग थोड़ा सा अपनी ओन लैंग्वेज में समझ लें। तो राजा ने जब बोला कि मैं तुम्हें जानता नहीं तो किस बात की माफ़ी, तो इसके जवाब में उस आदमी ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने के लिए कसम खाई थी, बिकॉज आपने कुछ साल पहले मेरे भाई को मौत के घाट उतारा था और उसकी प्रॉपर्टी या उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया था। मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए संकल्प कर चुका था और मुझे पता था मैं काफ़ी समय से आपका पीछा करते आ रहा हूँ और मौके की तलाश में हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता था कि आज आप सिर्फ एक बॉडीगार्ड को लेकर के, सिर्फ एक इंसान को लेकर के आप उस साधु से मिलने आए हो, तो इसलिए मैं आपका पीछा करते करते यहाँ आया। तो मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो जो आपका बॉडीगार्ड है वो मुझे देख लिया, उससे मैं लड़ पड़ा क्योंकि उसको हराए बिना मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा था। उससे लड़ने के दौरान ही आपके बॉडीगार्ड ने मुझे बुरी तरह से जख्मी बना दिया था और मैं लगभग मौत के मुंह में पहुंच गया। मैं किसी तरह से उसकी आंखों में धूल झोंक करके वहां से भाग करके आप तक पहुंचा, तो आपका व्यवहार मैंने अलग पाया और आपने मुझे मौत के मुंह से बचाया और आपने मेरे जख्मों पर मरहम लगाया। राजा, मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरा जीवन बचाया है। इसलिए मैं अगर जीवित अब हूँ तो मैंने ये फैसला कर लिया है, चूँकि आपने मेरा जीवन बचाया है इसलिए मेरा ये फैसला है कि मैं आपके लिए ज़िंदगी भर काम आऊँगा, आपका हमेशा वफादार नौकर बन के रहूँगा और अपने बच्चों को भी मैंने ये तय कर लिया है कि आदेश मैं अपने बच्चों को दूंगा कि वो भी आपकी उम्र भर सेवा करें। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बात हुई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. So students, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." तो बच्चों, हमने ये पढ़ा अब तक कि वुंडेड मैन के बारे में बाद में पता चला कि वुंडेड मैन राजा का शत्रु था, क्योंकि राजा ने किसी एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा था कुछ समय पहले, उसकी संपत्ति को जब्त किया था। ये वुंडेड मैन, ये बियर्डेड मैन उसी मरे हुए व्यक्ति का भाई था जिसने अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी, पर चूंकि राजा ने उसको
उसकी मरहम पट्टी की और तो उसका दिल बदल गया। वो राजा के यहाँ उम्र भर के लिए नौकरी करेगा, दास बन के रहेगा, ऐसा उसने सोच लिया। राजा बहुत खुश था। राजा बहुत खुश था कि एक शत्रु के साथ उसकी दोस्ती हो गई और इतनी आसानी से हो गई। राजा ने उसको माफ़ भी कर दिया, बल्कि ये भी बोला कि वो दास नहीं बनाना चाहता उसको, बल्कि वो तो अपने दासों को उसके साथ भेजेगा, अपने डॉक्टर को भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए। और राजा ने यह भी बोला कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हें जो तुम्हारी भाई की प्रॉपर्टी मैंने ली थी वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। वुंडेड मैन को छोड़ने के बाद राजा झोपड़ी से थोड़ा बाहर आए। वुंडेड मैन को थोड़ा आराम करने के लिए उन्होंने झोपड़ी में छोड़ा और झोपड़ी से बाहर आए और बाहर आकर के साधु की ओर देखे। राजा को थोड़ी सी चिढ़ हो रही थी कि साधु अब तक राजा के प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहा था। तो राजा ने अपने प्रश्नों का जवाब एक बार फिर से पूछने की मंशा से हर्मिट को अपने घुटनों के बल बैठते हुए, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो रिक्वेस्ट करने के अंदाज में राजा ने फिर से पूछा एक बार कि मैं आखिरी बार आपसे पूछता हूं, मेरे प्रश्नों का जवाब क्या आपके पास है बुद्धिमान व्यक्ति? हे साधु, अगर आपके पास मेरे प्रश्नों का जवाब है तो कृपया करके दीजिए। जब राजा ने ऐसा बोला तो वो साधु जो था वो अपने घुटनों के बल बैठ करके राजा के द्वारा खोदे गए मिट्टी वाले गड्ढों में बीज बो रहा था, फूलों के बीज बो रहा था। ठीक, तो राजा ने एक आखिरी बार पूछा कि हो सके तो मेरे प्रश्नों के जवाब दीजिए। उसके बाद क्या है देखो, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when we were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग एक बार जो है फिर से दोबारा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। राजा ने कहा कि तुम मुझसे प्रश्नों के जवाब चाहते हो, लेकिन तुम्हें तो प्रश्नों के जवाब मिल चुके हैं दोस्त, तुम्हें तो प्रश्नों के जवाब मिल चुके हैं, क्योंकि तुमने जो भी अभी कल से लेकर के आज तक कार्य किए हैं, उन कार्यों में ही तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं, ऐसा राजा ने बोला। तो जब पूछा गया राजा के द्वारा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर कैसे मिल गए, कृपया समझाइए, तो उस साधु ने बोला कि देखो राजा तो नहीं, साधु बिल्कुल जानता नहीं था कि यह राजा है। साधु ने कहा कि देखो व्यक्ति, अगर तुम मेरे ऊपर दया नहीं करते कल, तो तुम ये गड्ढे नहीं खोदते और बिना गड्ढे खोदे तुम यहाँ से जा सकते थे, कल ही जा सकते थे जब मैंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। अगर तुम चले जाते तो वो आदमी जो तुम्हें मारना चाहता था वो तुमसे कहीं बाहर ही मिल लेता तो वो तुम्हें बाहर भी तुम पर आक्रमण कर सकता था। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहते तो शायद तुम अचानक से आक्रमित हो सकते थे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम गड्ढा खोद रहे थे,
और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी मैं था, और मेरा भला करते समय तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था वो मेरा भला करना ही था। बाद में जब वो दाढ़ी वाला व्यक्ति भागते हुए हमारे पास आया तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, बिकॉज अगर तुमने उसकी केयर नहीं की होती, अगर तुमने उसकी मरहम पट्टी नहीं की होती तो वो मर चुका होता। तुमसे बिना शांति का समझौता किए वो मर चुका होता। तो इसलिए वो आदमी तुम्हारे लिए सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण आदमी था, और तुमने जो उसके लिए किया वो एक बहुत मुख्य और महत्वपूर्ण कार्य था। तो ये उस साधु ने कहा। साधु ने तो अलग अलग स्थितियों का वर्णन किया। साधु ने जो है कल वाली स्थिति का वर्णन करके बोला था कि जब तुम मेरे साथ थे, गड्ढे खोद रहे थे, तब मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। गड्ढा खोदना तुम्हारे लिए जो है, गड्ढे खोदने का समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण समय था, और मेरी भलाई करना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण कार्य था। अगले दिन जब वो दाढ़ी वाला व्यक्ति आया तो दाढ़ी वाला व्यक्ति के आने का समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय था। दाढ़ी वाले व्यक्ति को वुंड माने दाढ़ी वाले व्यक्ति के जख्मों पर मरहम लगाना तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम था, और इस तरह से वो एक सबसे जो है प्रमुख तुम्हारे लिए कार्य रहा था, और वो समय भी महत्वपूर्ण था। तो साधु ने अपनी बात को ठीक से समझाने के लिए अंततः ये कहा कि रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good because we are sent into this world for that purpose alone. तो देखो कितनी खूबसूरती से उस जो है साधु ने राजा को समझाया। साधु ने राजा को ये समझाया कि देखो व्यक्ति, तुम जो अपने प्रश्न लेकर के मेरे पास आए हो, उन प्रश्नों के बारे में जो मेरा उत्तर है वो ये है कि बच्चों, आपके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रश्न है। ये तीनों प्रश्न आपके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये उत्तर भी आपके लिए भी बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होंगे। तो सुनो इनका उत्तर क्या है। साधु ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण समय व्यक्ति के जीवन का है अभी, अब, नाउ। ये समय सबसे इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के जीवन का, क्योंकि अभी का वक्त ही एक ऐसा वक्त है जिस पर व्यक्ति का हाथ है, जिस पर व्यक्ति कार्य कर सकता है। पर उसके बाद तो आदमी कार्य नहीं कर सकता। मीन्स भविष्य के ऊपर व्यक्ति का हाथ नहीं है। जो भूतकाल बीत चुका है उसको व्यक्ति एक जो है एक थोड़ा सा कण भी भूतकाल जो बीता हुआ उसका बदल नहीं सकता। भविष्य हम अनुमान जरूर लगा सकते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में हम स्पष्ट नहीं है कि ऐसा ही होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण समय है अभी। ये तो हुआ पहले प्रश्न का उत्तर कि सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है। सबसे महत्वपूर्ण समय है अभी। दूसरा प्रश्न था कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है जिसकी बात राजा को सुननी चाहिए। तो इसके जवाब में साधु ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसके साथ आप अभी हो। अभी प्रेजेंट में, वर्तमान काल में आप अगर किसी व्यक्ति के साथ हो तो वो व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उस व्यक्ति को आप फ्यूचर में देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे कोई नहीं जानता। वो व्यक्ति आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर आप जानना चाहो तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जिस व्यक्ति के साथ आप हो उस व्यक्ति का आपको भला करना है। तो आप समझ पा रहे हो। तो इस तरह से राजा को उस साधु ने 3 अलग अलग प्रश्नों के उत्तर बताए। तो इन उत्तरों से राजा को क्या समझ में आया? इन उत्तरों से राजा को अपने
तीनों प्रश्नों के सटीक उत्तर मिल गए। हाँ, लेकिन इन उत्तरों को पाने के लिए राजा को इंतज़ार करना पड़ा, राजा को धैर्य दिखाना पड़ा था, राजा को इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि इंतज़ार करने का फल ही मीठा होता है। राजा ने इंतज़ार किया, राजा ने धीरज रखा, राजा ने शांति बनाए रखी। इस तरह से राजा को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जो है उस साधु के द्वारा मिल गए। तो स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से राजा को उन प्रश्नों के उत्तर मिले। तो बच्चों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि भूतकाल और भविष्यकाल हमारे लिए मुख्य नहीं है, क्योंकि भविष्य जब आएगा तो वर्तमान होकर ही आता है, और भूतकाल जो चला गया है उस पर हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। हम अगर कुछ बदलना भी चाहें भूतकाल का तो वो हमारे वश में नहीं है कि हम बदल दें। इसलिए हमें अपनी पूरी शक्ति वर्तमान काल में लगानी है, वर्तमान काल में जीना है, जहाँ तक संभव हो लोगों का भला करना है, तभी हम लोग का जीवन सफल होगा। क्योंकि ईश्वर ने शायद हमें इसलिए इस धरती पे भेजा है, हम किसी का तो भला कर पाएं। ओके, तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर जो राजा को मिले, ये आम व्यक्ति के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया, इस चैप्टर को तो मैंने आपको समझा दिया, और इस चैप्टर को समझाने के बाद अगर आप एक्सरसाइजेस की बात करो तो देखो, टेक्सचुअल क्वेश्चंस कुछ आते हैं, वर्किंग विथ लैंग्वेज आता है, ठीक है, स्पीकिंग एंड राइटिंग पोर्शन आता है। ये हर एक चैप्टर के एंड में ये एक्सरसाइजेस दी हुई है। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात और कि सेंटेंस के बीच बीच में कॉम्प्रिहेंशन चेक के भी कुछ प्रश्न हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक के प्रश्न हैं, आपके पास अगर बुक है तो आप एक बार देख सकते हो कि जैसे ही पहले पार्ट 1 के ख़त्म होने के बाद 2-3 कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन हैं। आप चाहो तो अपनी टेक्स्ट बुक में वो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन देख सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन चेक के बारे में पार्ट 1 के बाद 2 क्वेश्चन हैं, और फिर पार्ट 2 के बाद अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 के बाद भी मेरे ख्याल से 2 और 3, 4, 5 पार्ट 2 के बाद 5 क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मेरा ट्रेंड रहा है, मैं इंग्लिश जब पढ़ाता हूँ क्लास में तो आपकी टेक्स्ट बुक के आधार पर जिस प्रकार के क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन चेक जो पार्ट 1 के एंड में या पार्ट 2 के एंड में दिया हुआ है वो हम लोग क्लासरूम में आमतौर पर ओरली करते थे, और जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस वगैरह है वो मैं बोर्ड में लिखा दिया करता था। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 1, कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 2 के आंसर्स मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। आप लोग जस्ट उसको सुन लो, और आप अगर चाहो तो इसको लिख लेना, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी फ्रॉम माई साइड। मेरी तरफ से कॉम्प्रिहेंशन चेक के आंसर लिखना आपको कंपल्सरी नहीं है। तो फिलहाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 के एंड में स्टूडेंट्स अपनी टेक्स्ट बुक देखो, पहला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन चेक का, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर्स टू 3 क्वेश्चन। राजा को अपने तीनों प्रश्नों के आंसर क्यों चाहिए थे। अब राजा को तीनों प्रश्नों के आंसर शायद इसलिए चाहिए थे क्योंकि राजा को लगता था कि इनके आंसर पाए बगैर राजा जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो इसका आंसर ये हो सकता है, द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही थॉट दैट until getting those answers he will not succeed in any of his projects which he will take in his life। फिर से बोल रहा हूँ, the king wanted to know the answers to the 3 questions because he thought that until he find the answers to those questions he will not be able to succeed इन हिज फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ये इसका आंसर हो सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन आपकी कॉम्प्रिहेंशन चेक के बाद है, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बच्चों उसमें से चौथा ऑप्शन जो है सबसे करेक्ट है, टू अनाउंस ए रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये आपको लिसन करना काफ़ी होगा कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर्स, यू नीड नॉट राइट देम। दूसरा जो है वो ये है कॉम्प्रिहेंशन चेक का कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स।
Many wise men answered the king's questions. इसका आगे आप लिखोगे, but their answers were so varied that the king was not satisfied. दूसरा है, someone suggested that there should be a council of wise men. ब्लैंक का आंसर होगा to help the king act at the right time. थर्ड नंबर है, fill in the blanks. Someone else suggested that the king should have a timetable. ब्लैंक का आंसर होगा and follow it strictly. ठीक है, and follow it strictly. चौथा क्वेश्चन है, the king requested the hermit. आंसर होगा to answer 3 questions. फिफ्थ क्वेश्चन है, the king washed and dressed the bearded man's wound. The answer will be but the bleeding did not stop. तो स्टूडेंट इस तरह से आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे. ये जैसे कि मैंने आंसर को डिस्कस किया, क्वेश्चन आंसर्स को मैंने डिस्कस किया आपके साथ. तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 1 है, कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 2 है, ये आपको नोटबुक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत आपको पड़ेगी लिखने की टेक्सचुअल क्वेश्चंस. टेक्सचुअल क्वेश्चन जो होंगे वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने होंगे. उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपनी जो है नोटबुक खरीद चुके हो और नोटबुक में आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस लिखने होंगे, क्वेश्चन आंसर्स लिखने होंगे. ठीक है, और वर्किंग विथ लैंग्वेज जो है उनमें से जहाँ तक पॉसिबल हो, अगर स्पेस दिया हुआ है तो आप उसको जो है बुक में कर सकते हो. आई अलाउ यू to do the working with language portion in the book as far as practicable, as far as you will get the space in the book. अगर जहाँ जिन क्वेश्चंस में वर्किंग विद लैंग्वेज के जिन क्वेश्चन में आपको स्पेस नहीं मिलता है बुक में, तो उन पार्ट्स को आपको नोटबुक में करना होगा. और जहाँ तक थर्ड एंड लास्ट पार्ट टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस में स्पीकिंग एंड राइटिंग की है, तो बच्चों स्पीकिंग जो है ये हम लोग क्लास खुलने के बाद ही करेंगे. क्लास खुलने के बाद हम लोग स्पीकिंग करेंगे. मैं आपको स्पीकिंग के लिए कुछ क्लूज दूंगा और फिर उसके बाद मैं आपसे आपको कोई क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन दे करके मैं आपसे बोलने के लिए कहूँगा, और जहाँ जहाँ आपसे गलती होगी मैं उसको करेक्शन करूँगा. तो स्पीकिंग पोर्शन विल बी डन इन द क्लास. राइटिंग पोर्शन में अक्सर कई बार बच्चों को लिखा देता हूँ, कई बार मैं एज ए होमवर्क देता हूँ बच्चों को. तो मोर और लेस राइटिंग पोर्शन भी आपको नोटबुक में करना होगा. तो नोटबुक में आपको मेनली वर्किंग विद द टेक्स्ट यानी टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने होंगे, राइटिंग पोर्शन करना होगा, वर्किंग विद लैंग्वेज का जो हिस्सा मतलब बुक में स्पेस के रूप में नहीं दिया रहेगा उसको करना होगा, नहीं तो बाकी की आप जो है बुक में ही करना. और स्पीकिंग पोर्शन तो ऑलवेज बोलने की बात है, तो वो मैं आपसे क्लासरूम में ही कराऊंगा. तो ये अभी बिना लाइव क्लासेस के इन द यूट्यूब क्लासेस और इन द एप्स क्लासेस इट इज़ नॉट पॉसिबल कि स्पीकिंग पोर्शन में आपसे कराऊँ. तो एक्सेप्ट स्पीकिंग पोर्शन में छोड़ देता हूँ. और जहाँ तक टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स की बात है, तो मोस्टली वो आंसर्स मैं बच्चों को लिखाते आ रहा हूँ. कभी कभार मैं बच्चों को होमवर्क भी देता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चंस का ये मीनिंग है, ये आप लिख लेना. मोस्टली मैं बच्चों को कई बार कुछ 10 में से 2-3 क्वेश्चन के आंसर मैं टिक भी करवा देता हूँ अगर बुक पे प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो. पर अक्सर क्या होता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होती है, बुकिश लैंग्वेज अलग होती है, और हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हुए, क्वेश्चन के टेंस को फॉलो करते हुए लिखना पड़ता है. तो बुक का जो आंसर है वो एज इट इज़ कॉपी नहीं होता है, उसमें काफ़ी सारे बदलाव हो जाते हैं. तो टिक मैं कमी कराता हूँ, अधिकांश लिखा देता हूँ. अगली क्लास में हम लोग टेक्सचुअल क्वेश्चन को डील करेंगे, एक्सरसाइज को थोड़ी बहुत डील करेंगे, और हो सका तो नेक्स्ट चैप्टर जो है द स्क्विरल, जो कि एक पोएम है, वो शुरू करेंगे. तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही. उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्लास पसंद आ रही है, समझ में आ रही है. स्टे एट होम, स्टे सेफ,
एंड थैंक यू वेरी मच।